अब देखो, तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, देखो मेन चीज क्या है, अगर मैंने कहा कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, पहला। रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद आता है आपके पास रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है 1L/r इंटू ए। ठीक है, एक मिनट है, इसको निकालना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली, सॉरी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो L/A आ जाएगा। हाँ, इसमें कॉमन वो ले लेंगे, क्या ये हो जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। तो ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये किसका है? रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी है जो आपके पास, ये आ गया। अब अगर मैंने कहा इसकी यूनिट बताओ, ये तो फॉर्मूला हो गया कि रो इज इक्वल टू RA/L। अगर इसका यूनिट है, यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, आर की यूनिट होती है ओम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। तो एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। ठीक, यस सर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू RA/L। इसके बाद इसी के उसमें सीक्वेंस में आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है कप्पा के, कापा या कप्पा जो भी कहना है। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ। अब रेजिस्टिविटी अभी हमने निकाला था RA/L, तो ये ऊपर चले जाएगा 1/R/L/A। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला कप्पा का। अगर सपोज करो रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस को L/A। ये है कंडक्टेंस। तो इसकी जो डिफाइन है वो यहीं से बनती है कि जो कंडक्टेंस होता है सॉल्यूशन का, किस सॉल्यूशन का? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, इसका ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगी। कंडक्टेंस मतलब कितनी ईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, वो कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको दिखाते हैं कप्पा से। तो इसके दो फॉर्मूले बन गए, कप्पा इज इक्वल टू 1/R/L/A। दूसरा हो गया C इंटू L/A। अब एक चीज आप आगे पढ़ोगे, सेल कांस्टेंट। जब भी आप कोई सेल को यूज करोगे तो उसकी लेंथ और एरिया सेम होगी, तो सेल कांस्टेंट को G* से दिखाते हैं, तो ये हो जाता है L/A। तो यहाँ पे L/A है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सेल कांस्टेंट C इंटू G*, या अगर G लिखा है तो G इंटू G* हो जाएगा कप्पा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। और सेल कांस्टेंट क्या हुआ? देखो, सेल कांस्टेंट होता है G*। इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? रेशियो ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टेंस सेल। जो कंडक्टर या कंडक्टेंस सेल होता है उसका लेंथ और एरिया का रेशियो, उसे कहेंगे सेल कांस्टेंट। क्योंकि जो भी सेल होगा उसमें ना तो लेंथ चेंज होगी सेम सेल में, ना एरिया, इसीलिए इसे कांस्टेंट में ले लेते। ठीक है, तो ये वाला यहां तक समझ में आया या रिपीट करना है कुछ? आ गया। अब इसकी यूनिट है, देखो कप्पा की यूनिट क्या होगी? कप्पा इज इक्वल टू, अभी हमने निकालता C इंटू L/A। तो C की यूनिट होती है, C मतलब 1/R, L/A, R मतलब ओम, तो 1/ओम इंटू लेंथ है मीटर और एरिया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा। तो ये दोनों ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ओम इनवर्स को हम कहते हैं साइमंस मीटर इनवर्स। तो ये या ये इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी कप्पा की। ठीक है, यूनिट ऑफ कप्पा इज दिस वन। तो ये इसको कई बार आप यूनिट से भी इसे पहचान सकते हो। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आता है मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कि जब जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जितने भी आयंस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और ये जितनी कंडक्टिविटी को पास करते हैं, जितना कंडक्टेंस करते हैं, वो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे ना कंडक्टेंस होगा, वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय द ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसे कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मेन इसका फॉर्मूला ही होता है, या फिर कप्पा इंटू वॉल्यूम। तो दो इसके फॉर्मूले हैं। और लास्ट इसमें आता है यूनिट। यूनिट क्या होगी, देखो कप्पा की यूनिट अभी हमने निकाली थी साइमन्स पर मीटर, और इसका मोलैरिटी को हम कहते हैं मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर लीटर, सॉरी, लीटर का मतलब मीटर क्यूब। अब ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा साइमन्स मीटर इनवर्स इंटू मीटर क्यूब अपॉन मोल। अब इसमें से देखो 3 में से 1 गया 2, तो साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये इसका यूनिट बन जाएगी। तो ये आपका यस सर। मोलर कंडक्टिविटी इतना ही है इसमें। तो इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब ऐसी सेम आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब EQ, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जितने आयंस प्रोड्यूस करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस यहाँ पे चेंज है, बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 ग्राम क्या है, इक्विवेलेंट वेट है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें जितने आयंस है वो जितना कंडक्टेंस करेगी, वो जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगी, वो हो गई उसकी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट, इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपके कोर्स में है नहीं, तो ये सिर्फ आपको ऐसा फॉर्मूला के लिए आएगा बस, और या फिर कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और यूनिट में क्या आ जाएगा, देखो इसका यूनिट में यहाँ पे सेम है। यूनिट है आपका साइमन्स पर मोल, इसको कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो इस सेम आ जाएगा साइमन्स मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पहला डिफाइन, सेकंड में फॉर्मूला, थर्ड में यूनिट। बस इन ये 3 चीजों में से आएंगे चीज आपके पास। तो समझ यस में सर। आया? आ गया सर। हाँ, तो ये पोर्शन आपका फिनिश हो गया वो वाला। अब बताओ इसमें और कौन सा पोर्शन है जो आपको उसमें से फिर टफ लग रहा है या जिसमें रिवीजन करते हैं? और कॉल रोश वगैरह तो आते हैं? कोलरॉक्स लॉ बताना है? नहीं, ये सब आते हैं। आते हैं ये? और फेराडे लॉ? यस सर। पैरेलल लॉ भी आता है, एक बार मैं रिवाइज को भी कर लूंगा ये, या आप बता दो। ऐसे तो आसान ही है, ये पढ़ा हुआ है। हाँ, नहीं देखो अभी इसमें फॉर्मूले थोड़े थे ना ज्यादा, है। इस वाले में फॉर्मूले थोड़े ज्यादा थे ना, तो मैंने इसलिए पूछा। हाँ हाँ, फेराडे लॉ क्या होता है, देखो फेराडे लॉ में फर्स्ट लॉ क्या है। फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जैसे आपने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको बाहर से क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो बाहर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कहता है कि जितनी, अब यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा या कोई चीज लाइब्रेट होगी। तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या फिर डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में, एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड में अगर कोई सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है या डिपोजिट हो रहा है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे Z आता है। ये है बस इसका फॉर्मूला। और आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो अगर आपको करंट में दिया होगा तो हो जाएगा ZIT। ठीक है, तो ये है आपके पास फॉर्मूला फर्स्ट लॉ का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आई? ये पहला लॉ। देखो जितनी ज्यादा सर आ गया, एक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड। हाँ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उतना उतना डिपोजिशन या लिबरेशन ज्यादा होगा किसी सब्सटेंस का। जैसे आपने यहाँ पे रख दिया NaCl, तो NaCl में क्या होगा, Na प्लस होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो एक प्लस है इलेक्ट्रोड, एक माइनस है, तो Cl माइनस कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। Na प्लस कहाँ जाएगा, हाँ। नेगेटिव के साइड जाएगा। तो कह रहा है कि अगर ये देखो सोडियम यहाँ डिपोजिट होगा इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव की साइड, तो कितना डिपोजिट होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दोगे उतना डिपोजिशन ज्यादा होगा। ऐसे Cl जब ठीक है। आपका प्लस के पास जाएगा तो Cl2 में हो जाएगा गैस, और यहाँ से लिबरेट होगी। तो कितने अमाउंट गैस लिबरेट होगी, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दोगे। तो कहता है कि वह जो वेट होता है सब्सटेंस का, चाहे वो डिपोजिट हो रहा है लिबरेट हो रहा हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो W इज इक्वल टू ZQ और W इज इक्वल टू ZIT, और I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ पे Q की जगह पे हमने IT लिख दिया। तो अगर करंट दिया होगा आपके पास तो करंट का ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला। यस सर। हाँ, और इसके अलावा बस और सेकंड कुछ लॉ, बाहर के आते हैं। सेकंड लॉ भी है इसमें। हाँ, फैराडे का सेकंड। सेकंड लॉ कहता है कि सपोज करो आपने ये क्या किया, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बराबर दे देंगे दोनों को। अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास किया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए और सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो अब देखा कि जो डिपोजिशन होता है, ठीक है, वेट ऑफ डिपोजिशन वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपोजिशन करेगा। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसमें डिपोजिशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 इज इक्वल टू, सॉरी, वेट ऑफ 1 अपॉन वेट ऑफ 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ 2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड। सॉरी सेकंड लॉ ऑफ इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का, फैराडे लॉ का। ठीक है, इसके बेस यस पे सर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें। आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। और इसके अलावा बस और नहीं, हो जाएगा, और बाकी तो हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन आंसर करो। आप कितना टाइम लगेगा आपको, 2 आवर्स लग जाएंगे। ये सर सारे करने ना 100। हाँ, जितना जल्दी हो सकता है आप उसको करते चले जाओ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कम है। और 7 o'clock में हम ज्वाइन होते हैं फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। और कोई टॉपिक नहीं यस आएगा सर। उससे दोबारा पूछना मुझे। सर लेकिन मेरी क्लास होगी शायद। मैथ्स की हाँ जी। किस समय? सर ने पहले 7 लिखा था, इस समय 8:30 कर रखा है। मुझे लग रहा है हाँ, कि आगे दोबारा 9 तक कर देंगे शायद। हाँ, तो आप 7 o'clock में कर देना, 7 से 8 कर लेंगे बस हम। ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ है, जी। ठीक। थैंक यू सर।